नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज हमारे पास वैसे तो दो खबरें हैं, लेकिन उसमें से एक खबर जो है वो थोड़ी सी लंबी है, तो उसके हमने दो पार्ट्स आपको मतलब समझ आ जाएगी आपको बात खुद ही। पहली खबर की तरफ चलते हैं, बजाय इसके कि हम आपको जो है वो सारी खबरें पहले से ही बताएं। तो जनाब पहली खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ जो कल हुई थी वो तो हुई थी, उसके साथ आज एक मज़ीद हो गई है। दो हो गई हैं बल्कि आज। तो कल इस तरह से हुआ था, आपने सबने शायद सोशल मीडिया पर अब तक देख लिया होगा कि अफनानुल्लाह खान साहब के साथ उनकी कोई लड़ाई हुई एक्सप्रेस टीवी के ऊपर। तो कल उनको मार पड़ी थी अफनानुल्लाह खान साहब से, और लड़ाई उन्होंने खुद शुरू की थी। तो ये भी नहीं कह सकते कि जी अफनानुल्लाह खान ने कोई हमला किया या कुछ किया रात के अंधेरे में। हिंदुस्तान ने 1965 की जंग में जैसे हमला किया था, वो तो हुआ नहीं था। तो वो उन्होंने हमला किया और फिर उसके बाद मार खाई, और मार खाने के बाद वो चले गए। अच्छा, अब उसके बाद पीटीआई ने एक शोर मचा दिया कि जी उन्होंने बड़ा मारा है अफनानुल्लाह खान साहब को। आज ये हुआ कि वो वीडियो आ गई सामने, तो जिसमें मार पड़ी थी, तो मतलब दूसरी दफ़ा हुआ, और तीसरी दफ़ा अब उनके साथ ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको निकाल दिया गया। अच्छा, अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वाला मामला है, ये इस वजह से नहीं निकाला गया कि तुमने पार्टी की नाक कटवा दी है, मार खा कर आए हो, ये बात नहीं हुई है। असल खबर ही ये है, असल में हुआ कुछ ये है कि शोएब शाहीन साहब के ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, शेर अफजल मरवत साहब ने। और उन्होंने ये कहा था कि जी ये साहब जो हैं, ये पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने आईएसआई के सामने मुझे एक्सपोज कर दिया, मेरी जान को खतरा है वगैरह वगैरह। और ये कुछ अर्से के लिए शेर अफजल मरवत साहब जो है ये अंडरग्राउंड हो गए थे। अब हुआ ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो साहब जो हैं वो शोएब शाहीन हैं, और इन्होंने शोएब शाहीन साहब के ऊपर मुतादिद इल्ज़ामात लगाए थे, जिनमें से एक ये था कि जी ये साहब जो हैं ये कहाँ से आ गए हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको जो है वो ये कहीं से लाए गए हैं, और ये प्लांट हैं, और ये जो है वो हमारे साथ कोई साजिश वगैरह कर रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर। तो आज जो है वो वहाँ से भी बाहर हो गए हैं शोएब शाहीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बाद, क्योंकि देखें शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने शोएब शाहीन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो बड़ा एक बेहुदा सा इल्ज़ाम है। उसमें ये है कि जी वो कहाँ से आए हैं, जबकि शोएब शाहीन ऑब्वियसली बाहर से एक ताल्लुक़ रहा है उनका, बाहर के ओहदेदार रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब को ऑन द अदर हैंड कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था, तो उनके बारे में भी। और फिर ये शेर अफजल मरवत साहब ने 2-3 इस तरह की हरकतें भी की हैं जिससे इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से एक ये थी कि उन्होंने आमिर फारूक साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से उनको इन दी एंड नुकसान उठाना पड़ा कि इमरान खान की सज़ा सस्पेंड नहीं हुई, और सज़ा सस्पेंड उस दिन जिस दिन हो सकती थी, उस दिन उन्होंने आमिर फारूक के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिसकी वजह से उस दिन सज़ा सस्पेंड नहीं हुई। पहले अदालत ने ये कहा कि हम इस मामले को देख लेते हैं, एंड इवेंचुअली जब इमरान खान साहब को जो है वो दूसरे केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, तो फिर उनकी इसमें सज़ा सस्पेंड हो गई। तो शेर अफजल मरवत साहब ही वो कारनामा सर अंजाम देकर आए थे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इन्होंने जज जो हुमायूं दिलावर थे, जिन्होंने फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में, उनको भी इन्होंने जो है वो गालम गलोच और बदतमीजी करते रहे थे, और फिर इन्होंने बाहर आकर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जिससे ऑब्वियसली जज जो है वो खिलाफ हो सकता है किसी भी पार्टी के, और इमरान खान साहब को उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने ये हरकत की, और फिर इवेंचुअली इमरान खान साहब जो हैं वो अब उन्होंने ये पंगे लेकर और अब अपनी पार्टी से जो है वो पत्ता कटवा लिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जिस तेज़ी से और शोर मचाते हुए एक ट्रेन की तरह दाखिल हुए थे पार्टी में, उसी तरह एक ट्रेन की तरह ही स्पीड से बाहर निकल गए हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एक जो है वो ख़त लिखा है, एक ट्वीट लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमने जो है वो मल्टीपल सेमिनार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर किए हैं, और हमने जो चीज़ें अंदाज़ा लगाया उससे ये पता चलता है कि हमारे पाकिस्तान के लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। एक तो वो चाहते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो उसके लिए सोसाइटी के अंदर ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल हुआ है। वो हार्ड वर्कर भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक डिसेंट लिविंग वो कमाने में नाकाम रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ 1% अवाम के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि या सिर्फ 10% अवाम के लिए भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि हर पाकिस्तानी को कि उसका क्या हस्ब है, उसका क्या नस्ब है, उससे इर्रिस्पेक्टिव उसका जेंडर क्या है, उसको एक बेहतरीन मौके जो है वो मैसर आने चाहिए हैं कोई भी काम करने के। तीसरी बात उन्होंने की कि हमें एक फेयर सिस्टम चाहिए जिसके अंदर जो मेहनत करने वाला शख्स है उसको फ़ायदा हो, और जो टैक्सेशन है वो फेयर हो, और उसके अंदर जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो चाहे सेल्स मैनेजर हैं या टीचर हैं या कोई इंजीनियर है, उनको ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे करने चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी टाइकून नहीं है, और प्रॉपर्टी टाइकून जो है उसको कहीं या दूसरे जो उमरा के तबकात हैं उनको जो है वो इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं देने पड़ते। एम्पावर्ड एंड वेल
फाइनेंस लोकल गवर्नमेंट्स, उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। ये हमने भी जब मिफ्ता इस्माइल को इंटरव्यू किया था तो हमने उनके ऊपर काफ़ी डिटेल में इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने उनसे ये पूछा था कि जी ये जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे तब तक इस मुल्क को चलाने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं डेमोक्रेसीज जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर, इवन डिक्टेटरशिप्स लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर फंक्शन नहीं कर सकती, गवर्न नहीं कर सकती। तो आप कैसे कर रहे हैं, इस मुल्क को कैसे चला रहे हैं? उन्होंने इस चीज़ को भी इसके अंदर शामिल रखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल, इनको जो है वो अपना साइज़ रिड्यूस करना चाहिए, अपने अखराजात को कम करना चाहिए, और तमाम लोग जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर और जॉब्स मिलनी चाहिए और उनको बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। छठी चीज़ उन्होंने ये कही है कि गवर्नमेंट्स को हमेशा जो सर्कुलर डेट है, एसओई लॉसेज वगैरह हैं और जो दीगर अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, ताकि ये आउटलैंडिश डेफिसिट्स, जो इतने बड़े बड़े जो हमें हमारे डेट का जो बढ़ जाता है, हमारे कर्ज इतने ज़्यादा जो बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल में, काबू में रखा जा सके। ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अब इसको आसान अल्फाज में करके मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, हल्के एक दो लाइनों में, वो ये कि जो आपकी स्पेंडिंग है वो इतनी ज्यादा ना हो किसी भी चीज के अंदर फंडिंग करते हुए कि आपको उसके लिए कर्ज बहुत ज्यादा लेने पड़े और फिर उन कर्जों को उतारने का आपके पास कोई जरिया ना हो। तो आपकी जो ग्रोथ है इट शुड बी वेरी, जिसे कहना चाहिए कि पैरेलल होनी चाहिए आपकी जो ज़रूरियात हैं और जिसको आप स्पेंड करने की आपकी कैपेसिटी है उसके साथ। 7वें नंबर पर वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। 8वें नंबर पर वो कहते हैं कि हमें फंडामेंटल लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि जस्टिस जो है वो फौरी तौर पर मिल सके। 9वें नंबर पर वो कहते हैं कि प्राइवेट बिजनेस को इंजन ऑफ ग्रोथ होना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को पाथ ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो फोकस करने की बात है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है, तो हमें ग्रोथ की तरफ जाने के लिए अब ये कैसे होगा, ये एक इट्स सब्जेक्ट फॉर डिबेट। 10वें नंबर पर वो कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना है। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये बात बहुत अच्छी लग रही है, लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी मेजर्स की तरफ जाना शुरू करेंगे तो अभी तो पोलियो वालों को जो है वो जान से मार रहे हैं, वो आप लोगों को तो वो लग पता जाएगा उन एरियाज के अंदर, और बहुत सारी एरियाज में, पंजाब में, इवन केपी में, बलूचिस्तान में, हर जगह पर। नंबर 11 पर वो कहते हैं कि वी विल नेवर डेवलप इफ वी डिस्क्रिमिनेट और सप्रेस हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी खवातीन को अपनी खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए हर फील्ड के अंदर। 12वें नंबर पर पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं कहला सकता अगर उसके अंदर उसकी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाउ विल वी डिलीवर दिस? मेरे नज़दीक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप डिलीवर कर सकें सोसाइटी के अंदर। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, बट मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ को शामिल किया। नंबर 13 पर वो कहते हैं कि नो रिफॉर्म विल बी इफेक्टिव और यूजफुल अनलेस वी अंडरटेक द मोस्ट बेसिक रिफॉर्म विच इज डिवॉल्व गवर्नमेंट टू द पीपल देमसेल्व्स बाय एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज जो है वो इस मामले में फेल हुई हैं, बट दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वी नीड विच इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। मगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस खबर का दूसरा हिस्सा है, वो ये है कि नदीम मलिक साहब ने देखा जाए तो रीइमेजिनिंग की जो तीन मेन प्लेयर्स हैं, तीन बड़े क़यादत जिनको आप कह सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और तीसरे नंबर पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, तो उन तीनों को बिठाकर एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि जनाब आप मुस्लिम लीग नून को पहले खैरबाद कहें, उसके बाद आप अगली पार्टी बनाने की बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि पार्टी की ज़रूरत है, मगर मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सब कुछ करने में नाकाम रही हैं, जिनको एक तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने यहाँ पर लिस्ट किया। अब वो ये कहते हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल कि आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर आप नई पार्टी कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये करेज पैदा करें अपने अंदर जिसमें आप ये कहें कि जी मैं ये पार्टी छोड़ चुका हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी मुझे इसमें मुशावरत की ज़रूरत है, ये मुशावरत के बगैर मैं फैसला नहीं ले सकता। मैं किससे मुशावरत? उन्होंने कहा जी मुशावरत होती है अपने लोगों से, अपने हल्के के अवाम से, इसके अलावा उन लोगों के साथ, अपनी फैमिली से, इसके अलावा उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ मैंने अपनी पार्टी के अंदर पिछले 35 साल गुजारे हैं। अब उन्होंने आगे से इसको फिर एलेबोरेट करने को कहा, यानी एक तरह से नदीम मलिक ने एक और लीड अप टू अनदर क्वेश्चन, और उन्होंने ये पूछा कि जनाब इसमें फिर ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब आपको एक मरतबा फिर बुलाएं और नवाज शरीफ साहब आपको बुलाकर कहें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप यहीं पर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से इस बात पर मिलूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि हमारी पार्टी किस तरफ जा रही है, और अगर उनको मुझे लगा कि हमारी पार्टी इस चीज़ को ठीक नहीं कर रही तो फिर हम अपना फैसला करेंगे। बट एट द सेम टाइम इफ ही फील्स के नवाज शरीफ साहब ये तमाम चीज़ें करने के लिए तैयार हैं और वो करने को राज़ी हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? तो मिफ्ता इस्माइल साहब को वहाँ पर मैं देख रहा था कि वो पसीने खुश कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा उनको तो ये बात सुन के ठंडे पसीने आ रहे हैं, मैंने ट्वीट देखी एक। लेकिन द थिंग इज़ कि
शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो इनडिसाइसिवनेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पार्टी के टेक ऑफ करने में। दूसरा, वो इनडिसाइसिव क्यों है? डज़ ही फील रियली इंक्लाइंड एट ऑल? क्या ये एक बार्गेनिंग चिप है मुस्लिम लीग नून से अपनी खोई हुई ओहदा या खोई हुई अहमियत को बहाल करवाने की, या वो ये समझते हैं कि अगर वो वहाँ से चले जाएंगे और एक नई सियासी जमात बनाएंगे, उनको क्या ये लगता है कि शायद वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे और उनकी जो अहमियत मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहते हुए, एक ऑलबीट एक नॉन फंक्शनल हिस्सा रहते हुए जो अहमियत है वो भी नहीं रहेगी। तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि स्टेक्स जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी के अगेंस्ट ऑड्स हैं, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। पीटीआई के अंदर कोई इस तरह की जगह नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून के अंदर फिर भी कोई गुंजाइश हो सकती है अगर नवाज शरीफ साहब से वो अपने मामलात को सेट कर लें, और ऐसी सूरत में मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो कि दोनों अपनी अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, शाहिद खाकान अब्बासी तो फिर भी कोई होप कर सकते हैं कि वो जीतेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का तो ऐसा कोई चांस नहीं है। सेम गोज़ विद मिफ्ता इस्माइल, जो कि उनको लगता था कि अनबीटेबल थी मुस्लिम लीग नून उस सीट के ऊपर, इनविंसिबल थी, मगर उसके बावजूद कराची के अंदर वो पीपल्स पार्टी से वो सीट अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब से हार गए थे। तो इट्स pretty clear कि मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जो अहमियत है वो शाहिद खाकान अब्बासी की गैर मौजूदगी में नहीं रहेगी। क्या ऐसी सूरत में ये पार्टी बन भी सकती है? टेक ऑफ करना तो दूर की बात, मेरा ख्याल है कि नहीं बनेगी। और मुझे उनकी बातों से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातों से लगता ये है कि वो उनका दिल जो है वो मुस्लिम लीग नून में ही है। ये है मेरा ख्याल। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा अलायंस बनने वाला है, चौधरी निसार की तरह का कोई जीप का ग्रुप बनेगा। कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक शाहिद खाकान अब्बासी इज नॉट लिविंग PMLN। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इसके साथ ही इजाजत दीजिए। ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आदाब।